बिस्मिल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम GS50 सुपर सीरीज़ की तीसरी क्लास देखने वाले हैं। देखो, GS50 सुपर सीरीज़ में होता क्या है बोले तो, जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, इन सब सब्जेक्ट्स के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ने वाले थे, जिसको आप अच्छे से अगर फॉलो कर लेते तो आपके 60 to 75% क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से हल हो जाते। ओके, चलो हम आज की क्लास देखते हैं। आज आके पॉलिटी की तीसरी क्लास है। हमने लास्ट क्लास में जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग था वो देख लिया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, पार्ट्स किसे बोलते हैं, आर्टिकल्स किसे बोलते हैं, प्रियम्बल किसे बोलते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी थी। और लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ लिया था। ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से डायरेक्ट सवाल आपके पूछे जाते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक आपको मिस कर दिया था, तो चलो यही आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, चलो आज की क्लास देख लेते हैं। आज क्लास शुरू करने से पहले लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसके ऊपर किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। ओके, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की थी, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया था। देखो, आपको इस चीज़ का मतलब नहीं पूछेगा कि कॉन्करेंट लिस्ट है क्या, अमेंडमेंट प्रोसीजर है क्या, ये सारी चीज़ें आपको कभी भी नहीं पूछने वाला, लेकिन मैंने आपको इसका मतलब भी समझा दिया था। ओके, चलो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो ये क्या पूछ रहा है बोले तो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम, मतलब ये कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लाया गया है, ये सवाल पूछा है। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि ये अगर ये इंडिया है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, तो इन दोनों के बीच में आके एक हमें वायर जॉइंट कर देते हैं, वायर जॉइंट कर देती, तो यही हमारी ट्रिक हो गई थी। देखो, वायर जॉइंट करने से जॉइंट सेशन आ गया था, और ये कौन सी वायर थी, या पेरेंट की वायर थी, तो इसे कॉन्करेंट लिस्ट भी हमने देख लिया था। और आके ये जो वायर है ये आके फ्री है। देखो, ये जो हमने करंट लिया था ये आके फ्री करंट लिया था, इसलिए फ्री ट्रेड भी इसी में आया था। देखो, एक ही ट्रिक से हमने तीन चीज़ें सीख ली थी। कॉन्करेंट लिस्ट से, कॉन्करेंट लिस्ट आके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और ये आके ट्रिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हम करंट की वायर से जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और इस तरह का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ओके, चलो हम इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है बोले तो, नेक्स्ट कौन सा है, द आइडिया ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। अमेंडमेंट प्रोसीजर कहाँ से लिया गया था, ये सवाल पूछा है। देखो, लास्ट टाइम मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, साउथ अफ्रीका से यस से आके राज्यसभा का कुछ बताया था, और ए से आके अमेंडमेंट प्रोसीजर बताया था। ओके, इजी था, आप आसानी से कर लेंगे, यही है साउथ अफ्रीका हमारा आंसर है। ओके, एंड नेक्स्ट सवाल क्या है बोले तो, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी वॉज बोरोड फ्रॉम। देखो, इमरजेंसी का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इमरजेंसी में अपने को मनी की ज़रूरत पड़ती, इमरजेंसी में अपने को मनी की ज़रूरत पड़ती, तो इमरजेंसी मनी जर्मनी, इसका आंसर आके जर्मनी है। ओके, इमरजेंसी का प्रोसीजर, इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आके हमने जर्मनी से लाया था। ओके, एंड डीपीएसपी हमने कहाँ से लाया था बोले तो, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको इंडिया से एयरलैंड को हम डायरेक्ट उड़ के चले गए बोल के, इंडिया से एयरलैंड को हम डायरेक्ट उड़ के चले गए बोला था, इसका मतलब है डायरेक्ट उड़ के चले गए हवा में बोले तो डीपीएसपी। ओके, डीपीएसपी, तो ये आके एयरलैंड से लाया गया है। ओके, डीपीएसपी आके एयरलैंड से लाया गया है, और ये सारे सवाल आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के आपको एग्जाम में भी सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, लास्ट टाइम में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मतलब सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरह से बना है, और इस पर जो भी मेन सवाल आते हैं वो देख लेंगे। ओके, देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ तो आपको आके मुझे सपोर्ट करना है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं ये सीरीज़ यहीं पर बीच में रोक दूँगा। ओके, देखो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है, देखो, दिस GS50 सुपर सीरीज़ इज़ एक्सपायरिंग टुडे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आप लोगों के लिए क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ। ओके, आप खुद सोचो, अगर मैं कुछ आप लोगों के कर रहा हूँ, मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग आके इसका रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अगर आप अगर ट्रू टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आप ही का नुकसान होने वाला है। ओके, देखो, सिर्फ आप ही सब्सक्राइब नहीं करना है, जो भी आपके दोस्त हैं उन लोगों को भी आप बताना है कि वो लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, देखो, आपके बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे आके टेलीग्राम में हो या फिर व्हाट्सअप में हो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, वहाँ आके आप ये जो वीडियो है ये शेयर करें, और जो मेरा PDF है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो PDF भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन वो PDF मैं कब बनाऊंगा, जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आके आप लोगों के लिए वो PDF बना पाऊंगा। ओके, तो आप खुद आके सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपके दोस्तों को भी बताएं। देखो, मैं अच्छी वीडियो बनाने के बावजूद भी लोग आके सही से रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो मैं आके थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। ओके, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप आके कुछ सोचें इसके बारे में। देखते हैं, अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो इंशाल्लाह ये सीरीज आके मैं अच्छे से करवा दूंगा। ओके, चलो आज की क्लास देख लेते हैं। देखो, आज की क्लास देखने से पहले बहुत सारे लोगों को एक डाउट है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो उनके एग्ज़ाम में आएगा या नहीं। देखो,
ये आके जेएल का सिलेबस है, ये आके ग्रुप 4 का सिलेबस है। देखो जेएल का सिलेबस में भी यहाँ पर देखो वो जो 10th है, 10th नंबर देखो यहाँ पर है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, ये जेएल में भी 100% आने वाला है। और ग्रुप 4 देखो यहाँ पर, ये ग्रुप 4 का सिलेबस है, टीएस का ग्रुप 4 का सिलेबस है। देखो यहाँ पर है तो 6th और 7th देखो, 6th में आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइलेंट फ्यूचर पूछा है। एंड इसमें आके और क्या दिया है बोले तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट। देखो तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके जेएल के लिए भी 100% यूज़फुल है एंड ग्रुप 4 के लिए भी 100% यूज़फुल है। देखो अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, वरना नहीं करूँगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक डाउट था कि ये आके जेल में आएगा या नहीं, या फिर ग्रुप 4 में आएगा या नहीं। मेरा आप लोगों से ये जवाब है कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला अगर आप ये सीरीज़ अगर कंटिन्यू कर लेंगे तो। ओके, चलो हम बढ़ते हैं, आज की क्लास देख लेते हैं। ओके, ये क्या बात करता है यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखो मेरे पास इसका सोल्यूशन है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। चलो हम आज की क्लास देख लेते हैं। ओके, देखो आज हम आके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है, इसके पीछे क्या टाइमलाइन है, ये देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आके जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हम टाइमलाइन देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस तरह से बना था। ओके, देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना बोले तो ये बात आके हमारे आज़ादी के पहले की है। ओके, जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का गुलाम था तो इंडियंस को या फिर हिंदुस्तानियों को अपने राइट्स नहीं मिल रहे थे, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जी पा रहे थे, अपने कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। जिस तरह अंग्रेज़ चाहते थे उसी तरह इंडियंस को करना पड़ता था। तो इंडिया आके अंग्रेज़ों के अंडर गुलाम था, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहा था। जैसा अंग्रेज़ बोल रहे थे उसी तरह इंडियंस को मजबूरी में करना पड़ रहा था। देखो आप ही सोचो कि अगर आपके घर में कोई आउटसाइडर आ गया है, आपके घर में कोई बाहर का आदमी आ गया है और आपके ऊपर आके वो अपनी मर्ज़ी थोप रहा है तो आपको किस तरह से फीलिंग होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से इंडियंस को भी फील होने लग गया था कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो एक बंदे ने दिमाग लड़ाया और बोला कि ऐसा क्यों है, क्यों हमारे देश में हमारी नहीं चल रही है। तो हमें भी चाहिए कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें हमारे जो इंडियंस हैं उन सारे लोगों को वो सारी चीज़ें मिलें, जो भी वो जिस तरह से भी इंडियंस अपनी मर्ज़ी से जीना चाहें, जिस आज़ादी से जीना चाहें, वो सारी चीज़ें आके इंडियंस को मिलें। इस तरह का एक बंदे ने दिमाग लड़ाया। और एक बंदे ने क्या बोला है बोले तो जो भी आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन दिए बोल के बहुत बार बार एक सवाल आता है, ये कौन दिए बोले तो इन 1934 में एम एन रॉय दिए। ओके, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बोलता है, या फिर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया बोल के बार बार सवाल आता है। तो ये आके कौन दिया बोले तो एम एन रॉय आके दिया। देखो सबसे पहले आइडिया तो एम एन रॉय ने दिया, उसके बाद आके आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका ऑफिशियली डिमांड कर दिया। अंग्रेज़ों के सामने ये बात सामने डाल दी कि हाँ हाँ भाई हमें आके एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हम अपने रूल्स हैं, हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे बोल के ऑफिशियली डिमांड आके आईएनसी ने इन 1935 में कर दिया। ओके, देखो जैसे ही डिमांड कर दिए तो वैसे ही वो लोग तो सुनने वाले नहीं थे, वो लोग कोई पागल तो नहीं थे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है। ओके, उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है। तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लड़ाया कि चलो भाई ये लोग जो बोलते हैं वो हम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि अगर इंडियंस आके सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी तरफ से लड़ेंगे, अगर इंडियंस सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारा साथ देंगे तो हम भी इंडियंस को आज़ादी देने के लिए तैयार हैं। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूछ रहे हैं या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी तरफ से आके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हमारी तरफ से जंग आके लड़ना पड़ेगा। और देखो जैसे ही अंग्रेज़ों ने ये शर्त रख दी कि अगर इंडियन साथ देंगे तो हम भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं बोल के अंग्रेज़ जैसे ही शर्त रख दिए इंडियंस के सामने, तो इंडियंस में कुछ लीडर्स ऐसे थे कि इस बात को सपोर्ट कर रहे थे, हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है, अगर हम इसे आके सपोर्ट करेंगे तो आके हमें आके ये आज़ादी देंगे। इस तरह कुछ इंडियन लीडर्स आके अंग्रेज़ों का सपोर्ट करने लगे। लेकिन कुछ इंडियन लीडर्स जैसे कि महात्मा गांधी आके इस बात को पसंद नहीं करते थे कि इंडियंस आके सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का साथ दें। ओके, लेकिन फाइनली हुआ क्या बोले तो जैसा अंग्रेज़ चाह रहे थे उसी तरह से सारे जो भी इंडियंस हैं तकरीबन भर भर के इंडियंस आके सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों की तरफ से हिस्सा लिए। ओके, देखो जैसे ही इंडियंस आके अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए वर्ल्ड वार 2 में शरीक होने लगे तो शर्त के मुताबिक अंग्रेज़ भी आके अपनी तरफ से आके ऑफर्स लाने लगे।
तो एक ऑफ़र आया कि अगस्ट ऑफ़र के नाम से 1940 में एक ऑफ़र आया। ओके, इसे ही हम क्या बोलते हैं बोले तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर हमें डिमांड किए थे 1935 में, तो ये आके कब जाके एक्सेप्ट हुआ बोले तो 1940 में आके अगस्त ऑफ़र के नाम से एक्सेप्ट हुआ। तो इसे ही आके हम क्या बोलते हैं बोले तो फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, देखो इसमें से एक सवाल आके इम्पोर्टेंट है। एक सवाल ये पूछ लेता है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में हमने जो डिमांड किया था वो आके ऑफिशियली कब एक्सेप्ट हुआ बोल के एक सवाल आता है। ओके, वो ऑफिशियली कब एक्सेप्ट हुआ बोले तो 1940 में हुआ। वो किस शक्ल में बोला तो अगस्त ऑफर की शक्ल में हुआ। ओके, हमारा जो हमने जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक अलग से चाहिए, तो वो आके कब एक्सेप्ट हुआ बोल के सवाल पूछ लेता है। तो वो आके कब एक्सेप्ट हुआ बोले तो 1940 में हुआ, और किस तरह से हुआ बोले तो अगस्त ऑफर की शक्ल में हुआ। ओके, देखो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की थी वो तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन उसके साथ आके इन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसी बेकार शर्तें रख दी कि वो आके इंडियंस आके रिजेक्ट कर दिए। ओके, इंडियंस आके जो ये अगस्त ऑफर आया था ये आके रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों है बोले तो वो लोग आके जो हमारे लिए वो दे रहे थे उसमें आके अपना ही कुछ दिमाग लड़ा रहे थे। देखो यहाँ पर वो लोग तो क्या करे, एक्सेप्ट तो कर लिए, लेकिन उसमें क्या ये लग दिया बोले तो क्या लिंक लग दिया बोले तो यहाँ के डोमिनियन स्टेट होता, डोमिनियन स्टेटस के तरह रखते इंडिया को बोल दिया। डोमिनियन स्टेटस मतलब कुछ भी नहीं है, वो लोग ही आके राज करेंगे हमारे ऊपर, इस तरह का कुछ उन लोगों ने अगस्त ऑफर में लाया था। ओके, तो ये ऑफर आके इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, अगस्त ऑफर आके इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया, खासकर INC ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, देखो INC ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट तो कर दिया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफ़र के बारे में क्या कहा बोले तो इस ऑफ़र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये आके दरवाजे पर जंग लगी कील है। ओके, जो ये अगस्त ऑफ़र है ये ऑफ़र को जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये आके दरवाजे पर जंग लगी हुई एक कील है। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोले तो ये रस्टेड नेल ऑन द डोर। ओके, ये रस्टेड नेल ऑन द डोर। ओके, ये दरवाजे पर लगी हुई एक कील है बोल के, क्योंकि देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त ऑफर को दीवार पर जंग लगी कील इसलिए कहा था कि जो स्टार्टिंग का पीरियड था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, ये जो स्टार्टिंग का पीरियड था इसमें आके जो ब्रिटिशर्स थे वो आके बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो स्टार्टिंग का फेज़ था इसमें आके ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे, और जापान जो कि छोटा देश है वो आके बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। तो इनकी तो खैर नहीं थी। ओके, जो ब्रिटिशर्स थे इनका तो 100% ही डूबने ही वाले थे। तो इन जो ब्रिटिशर थे ये आके बहुत ज़्यादा मजबूर थे, तो इनकी मजबूरी थी कि ये इंडियंस का साथ ले ही ले। ओके, इनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी कि ये आके इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल करें। ओके, एक तरफ जो ब्रिटिशर्स थे वो मजबूर थे, लेकिन यहाँ पर आके नाटक भी कर रहे थे कि हम आके आपको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, हम आपको आके डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो इसको देखकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि ये आज नहीं तो कल तो ये तो मरने ही वाले हैं, अगर इंडिया आके ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देगी तो आज नहीं तो कल ये आके मरने ही वाले हैं, ब्रिटिशर्स आके आज नहीं तो कल तो मरने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल डूबने ही वाले हैं। ओके, तो इसी को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला है कि इस ऑफर को दीवार पर जंग लगी हुई कील है बोल के। ओके, देखो अगस्त ऑफर को तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, अगस्त ऑफर आया था उसे आके इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद आके क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन। ओके, ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स इंडिया मिशन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें आके ये तो इन्होंने क्या बोला बोले तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये तो हम सेट करेंगे, लेकिन वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद। ओके, ये जो आप लोगों ने डिमांड किया था ये हम आके एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये आके कब करेंगे बोले तो जब जैसे ही हम आके वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा हम आके आप लोगों को आज़ादी देंगे, इस तरह के कुछ इन लोगों ने बोला था। ओके, लेकिन इस ऑफ़र को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। ओके, ये सवाल आगे पूछता है कि क्रिप्स इंडिया मिशन को किसने आके रिजेक्ट कर दिया बोल के एक सवाल पूछता है, तो क्रिप्स इंडिया मिशन को आके मुस्लिम लीग ने आके रिजेक्ट कर दिया था। ओके, तो इस तरह से इसके बाद क्या हुआ बोले तो जो अगस्त ऑफर तो रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद क्रिप्स इंडिया मिशन भी रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद पहले से ही महात्मा गांधी आके बहुत ज़्यादा ये थे, पहले से ही वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि इंडियंस आके सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लें। ओके, तो महात्मा गांधी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट आके शुरू कर दिया। ओके, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ईयर आके बार बार पूछता है। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था बोल के पूछता है, ये आके कब शुरू हुआ बोले तो 1942 में हुआ। ओके, ये किस लिए शुरू हुआ बोले तो ये जो क्रिप्स मिशन था ये आके फेल हो गया था। ओके, ये क्रिप्स इंडिया मिशन है जो ब्रिटिशर्स ने क्रिप्स इंडिया मिशन लाया था इंडिया में, वो आके फेल हो गया, तो इसके बाद ही आके क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। ओके, देखो एक सवाल भी पूछ लेता है कि इसमें कौन से मिशन के फेल होने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया बोल के एक सवाल पूछ लेता है।
तो ये मिशन आगे इंपॉर्टेंट है। कौन सा मिशन के फेल होने के बाद? क्रिप्स इंडिया मिशन के फेल होने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आगे शुरू हुआ। ओके, ये शुरू कौन करे बोले तो महात्मा गांधी आगे शुरू करे। ओके, तो इंडियन आके ब्रिटिशर्स का साथ तो दे रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और लास्ट में हुआ क्या बोले तो ये जो न्यूक्लियर बम है, जो हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान था, जापान के ऊपर यूएसए ने मतलब अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बम गिरा दिए। ओके, एक आके 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और दूसरा आके 9 अगस्त को नागासाकी पर। ओके, तो जब यूएसए ने ये 2 बम आके न्यूक्लियर बम आके जापान पर गिरा दिए तो ये वर्ल्ड वार आके तो जापान ने आके सरेंडर कर दिया। ओके, जापान आके यूएसए के सामने आके सरेंडर कर दिया। वो सरेंडर कब कर दिया बोले तो 15 अगस्त 1945 को जापान आके यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया, और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार भी ख़त्म हो गया। ओके, देखो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो उसके बाद आके यूनाइटेड नेशन आके कायम किया गया। ओके, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया उसके बाद आके यूनाइटेड नेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, ये आके जो तीसरी जंग अजीम है मतलब थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए ये आके बनाई गई है। ओके, जो ये यूएनओ है ये आके थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए बनाई गई है, लेकिन ये खुद करेगी क्या? ये खुद आके जो थर्ड वर्ल्ड वार है ये कराने के लिए ही ये बनी है। ओके, ये तो एक्चुअली बनी किस लिए थी बोले तो थर्ड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए बनी थी, लेकिन ये खुद आके थर्ड वर्ल्ड वार कराएगी। आपको देख लेना, अगर आप फ्यूचर में जिंदा रहेंगे या फिर मैं भी जिंदा रहूँगा तो देख लेना, ये खुद आके थर्ड वर्ल्ड वार करा कर ही रहेंगे। ओके, तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार भी ख़त्म हो गया और ये यूनाइटेड नेशन भी कायम हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ बोले तो जो ब्रिटिशर्स के जो भी 7 देश थे जो भी ब्रिटिशर का साथ दे रहे थे वो लोग आके सेकेंड वर्ल्ड वार जीत गए। उसके बाद आके हुआ क्या बोले तो वादे के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन आके भेजा। ओके, कैबिनेट मिशन आके वादे के मुताबिक ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन भेजा। उसमें आके कितने लोग थे बोल के एक सवाल पूछता है। ओके, कितने लोग थे बोले तो 3 लोग थे। ओके, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे बोल के एक सवाल पूछता है, उसमें आके 3 लोग थे। ओके, उसमें चीफ कौन था बोल के ये भी पूछता है, चीफ आके लॉरेंस था। ओके, और ये कब आया बोल के इस बार बार सवाल पूछता है कि ये कब आया, कैबिनेट मिशन आके इंडिया में कब भेजा गया। ओके, यहाँ पे कब भेजा गया? 1946 में भेजा गया। ओके, देखो कैबिनेट मिशन आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस के ऊपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना है। ओके, कैबिनेट मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना है। ओके, तो इसमें एक्चुअली बोला क्या गया था बोले तो इंडियंस को ये बोला गया था कि आप आके एक खुद की सरकार बनाइए, मतलब एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाइए। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट रन किया जाता है। ओके, किस तरह से गवर्नमेंट चलाया जाता है हम आपको सिखाएंगे। आप आके एक डमी गवर्नमेंट बनाइए, मतलब एक गवर्नमेंट बनाइए ट्रायल की तरह, जिस तरह मेन मैच से एक प्रैक्टिस मैच करते हैं, मेन मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच किया जाता है, इसी तरह से आपको रियल में सरकार बनने से पहले आप आके हमारे अंडर आके काम सीखें कि किस तरह से एक्चुअली गवर्नमेंट रन किया जाता है। तो ये आके एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनी, मतलब ये जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस मैच की तरह ये आके गवर्नमेंट बनी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला कि आप लोग आके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी आके चालू कर लो बोल के इन लोगों ने हमें आके परमिशन दे दी। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरह से बनी बोले तो ये जो कैबिनेट मिशन था इसके बेसिस पे आके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये बनी। ओके, देखो मैं जानता हूँ कि ये आके थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट था और ये बताना मेरी मजबूरी था, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से कैबिनेट मिशन से पढ़ाऊँगा तो आपको ये कैबिनेट मिशन किस तरह आया ये आपको समझ नहीं आएगा। ओके, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट यहाँ से ये है जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये आके कैबिनेट मिशन के ऊपर बना है, तो यहाँ से आके हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चीज़ें। ऊपर का आके आपको समझाने के लिए इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स है ये बताने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ओके, देखो रियल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से बनना शुरू हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारे लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला डेट क्या है बोले तो 9 दिसंबर 1946। ओके, इस दिन हुआ क्या बोले तो इस दिन आके फर्स्ट मीटिंग चली। ओके, जो हमने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए तो उसकी आके फर्स्ट टाइम मीटिंग कब चली बोले तो 9 दिसंबर 1946। ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब दीवार पर कहीं लिख लेना, ये डेट आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दिन हुआ क्या था बोले तो इस दिन कुछ भी नहीं हुआ। इस दिन आके हम ये जो मीटिंग थी इसमें हुआ क्या था बोले तो इन लोगों ने एक आके टेम्पोररी प्रेसिडेंट को चुना था। ओके, इसमें जो भी उम्र में बड़ा था उसे आके इन लोगों ने प्रेसिडेंट की तरह चुन लिया। ओके, जो भी उम्र में उस वक्त बड़ा था उसे आके इन लोगों ने अपना प्रेसिडेंट की तरह आके इन लोगों ने चुन लिया। ओके, वो कौन बने थे बोले तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे बोले तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ओके, ये आके फर्स्ट प्रेसिडेंट आके बने थे। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था इसके आगे कौन प्रेसिडेंट बने थे बोले तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ओके, यहाँ पे टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे। ओके, सिर्फ 2 ही दिन के लिए। ओके, फर्स्ट मीटिंग कब चली बोल के पूछा एग्जाम में बार बार पूछा, तो ये डेट भी आके आप इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। ओके, देखो ये आके टेम्पोररी प्रेसिडेंट ये लोग बने थे, लेकिन उसके बाद रियल में आके कौन बने थे बोले तो प्रेसिडेंट आके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, 2 दिन के बाद फिर से उन लोगों आके मीटिंग चली, उसके बाद आके एक्चुअली रियल में प्रेसिडेंट कौन बने बोले तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ओके, उसके बाद आके ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को हुआ क्या था बोले तो जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आके जवाहरलाल नेहरू ने आके प्रेजेंट किया था। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ भी नहीं है, हमारा जो प्रियम्बल है उसी को आके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। ओके, रेजोल्यूशन मतलब क्या है, मतलब हम ये काम करेंगे ये काम नहीं करेंगे बोल के हम अपने आप से वादा करते ना, इसी को आगे रेजोल्यूशन बोलते हैं। ओके, हम आज से ये काम करेंगे, हम आज से एक काम नहीं करेंगे, हम आज से सिगरेट छोड़ देंगे, आज से हम आके खाना पीना छोड़ देंगे, इस तरह के कुछ रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो इसी को आगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला गया है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ भी नहीं है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब था, मतलब ये हम किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना रहे हैं, उसके पीछे हमारा क्या जज्बा है, मतलब इसके पीछे हमारा क्या मकसद है, इसी को आके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं, और ये आगे जाकर आके प्रियम्बल बनता है। ओके, तो ये डेट भी आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी तरह से आके ये जो डेट है ये भी इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये आके प्रियम्बल बन जाता है। ओके, और उसके बाद क्या होता है बोले तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग आके अडॉप्ट किया जाता है। नेशनल फ्लैग जानते हैं ना, तिरंगा, तिरंगा को कब हमने अपनाया बोल के आके ये डेट आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कब अपनाया बोले तो 22 जुलाई 1947। ओके, उसके बाद आके देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ क्या था बोले तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस चीज़ के ऊपर डिसाइड किया गया कि कौन कौन से टॉपिक चाहिए हमें, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आके इंडियंस को ज़रूरत है, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हें आके कौन कौन से राइट्स ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, इंडिया को अगर चलाना है तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत हैं, इसके ऊपर उन लोगों ने बहस किया, और उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर एक एक कमेटी बनेगी। ओके, तो इसी तरह से बहुत सारी कमेटीज़ बनना चालू हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर फंडामेंटल राइट्स चाहिए, इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स चाहिए, तो इन लोगों ने एक कमेटी बना दी कि आप 3-4 लोगों की एक कमेटी बना दी कि आप लोग आगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखें, इसके बारे में अच्छे से स्टडी करें, और जो भी इंडियंस को किस तरह के फंडामेंटल राइट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप अच्छे से स्टडी करके हमें आके आप रिपोर्ट दीजिए। इस तरह के आके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात की गई। ओके, तो इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए तकरीबन 22 कमेटीज़ आके बनाई गई। ओके, तकरीबन 22 कमेटीज़ बनाई गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। ओके, लेकिन हमें आके सारी कमेटीज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछा, सिर्फ 1 और 2 ही हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी क्या है बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, एक ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से एक कमेटी है जिसके चेयरमैन कौन है बोल के बार बार सवाल पूछ लेता है, तो इसके चेयरमैन कौन थे बोले तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ओके, या कि बार बार सवाल पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ओके, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ओके, तो और एक सवाल भी पूछ लेता है कि इसमें कितने मेंबर थे। ओके, इसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। ओके, देखो अगर आपका कोई नॉर्मल एग्जाम है तो सिर्फ यही सवाल पूछता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन चेयरमैन थे बोल के पूछता है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा है तो ये भी पूछ लेता है कि इसमें आके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे इसमें आके किसकी वफ़ात हो गई थी। ओके, तो ये भी पूछता है कि तो इसमें किसकी वफ़ात हो गई थी बोले तो डॉक्टर क्या नाम है डॉक्टर खैतन की आके वफ़ात हो गई थी, तो इन्हें आके कौन रिप्लेस करे बोले तो डॉक्टर बोलते हैं टी आके कृष्णमाचारी बोल के ये लोग आके इन्हें आके रिप्लेस करे थे। मतलब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे उसमें आके एक जन आके लुढ़क गए थे, तो एक जने लुढ़क गए थे, तो इनके प्लेस में आके कौन आके रिप्लेस हुए बोल के ये पूछता है, तो ये आके कौन रिप्लेस हुए बोल के कृष्णमाचारी बोल के एक थे, ये आके इनके प्लेस में रिप्लेस हो गए। ओके, तो इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है। आपके एग्ज़ाम का लेवल डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ओके, तो ये जो 22 कमेटीज़ थे ये लोगों ने आके अपना अपना काम बखूबी किया, ये लोग आके अपने अपने काम में लग गए। तो ये कमेटीज़ भी देख लेंगे क्या क्या है, देखो यहाँ पर आके डिटेल्स है 22 कमेटीज़ में आके ऊपर क्या के मेजर कमेटी से, नीचे क्या के माइनर कमेटी से। ओके, ऊपर जो है ये आके मेजर कमेटी से, नीचे क्या के माइनर कमेटी से। अगर आपके एग्ज़ाम का लेवल अच्छा रहा तो इसमें से भी सवाल पूछ सकता है। ओके, अगर आपके एग्ज़ाम का लेवल अच्छा रहेगा तो इसमें से भी आपको सवाल पूछ सकता है कि यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे बोल के पूछता है, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ओके, यहाँ पर देखो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे बोले तो BR अम्बेडकर। ओके, तो इस तरह से आपको इन सब से भी सवाल पूछ सकता है, ये आके आपके एग्ज़ाम का लेवल डिसाइड करेगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह ये सारे कमेटीज़ ने, इन सारे लोगों ने अपने अपने रिपोर्ट दिए, और लास्ट में जाके 1949 को 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये आके अडेप्ट किया। ओके, 26 नवंबर 1949 यहाँ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी दिन आके कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। ओके, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ओके, देखो 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने
कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था। ओके, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ओके, देखो बहुत सारे लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन रहती है कि अडॉप्शन और एनफोर्समेंट में क्या फ़र्क है। ओके, ये जो अडॉप्शन है मतलब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अपनाया था बोले तो 26 नवंबर 1949 को। ओके, हम लोगों ने किस दिन आके ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये आके किस दिन इन्फोर्स किया गया बोले तो ये आके 26 जनवरी 1950 है। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अडॉप्शन और इन्फोर्समेंट के दरमियान थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क समझा दूँ। ओके, देखो अगर हम इसे किस तरह से समझेंगे बोले तो अगर आप कोई घर तामीर कर रहे हैं, तो आपका जो घर है ये आके किस दिन बन गया बोले तो 26 नवंबर 1949 को आपका घर आके तामीर हो गया, कम्प्लीटली तामीर हो गया। ओके, लेकिन आप आके उस घर में किस दिन जाकर आप रहने लगे, किस दिन से आप आके उस घर में रहने लगे बोले तो 26 जनवरी 1950 से आप आके उस घर में रहने लगे। ओके, देखो इसमें एक और सवाल पूछता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई बोल के। देखो कब चली लास्ट मीटिंग बोले तो 24 जनवरी 1950। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे किस तरह से समझेंगे बोले तो जिस तरह हम नए घर में बहुत सारे लोग आके इस तरह से करते हैं कि नए घर में जब हम पहुंचते हैं तो उससे 1-2 दिन पहले आके खत्मा कुरान के नाम से एक कुछ चीज़ करते हैं, मतलब जो खत्मा कुरान है वो पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से आप समझेंगे जो 24 जनवरी 1950 को आके इन लोगों ने खत्मा कुरान पढ़ा कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ओके, लास्ट टाइम मीटिंग बोल के एक पूछता है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह बोला है। आई होप ये तीनों डेट आके मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। ओके, ये तीनों डेट्स के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। ओके, 26 नवंबर को क्या हुआ था बोले तो हमने आके कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था, मतलब हमारा घर तामीर हो गया था। ओके, 24 जनवरी 1950 को हुआ क्या था बोले तो हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने लास्ट मीटिंग की थी। ओके, एंड 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था बोले तो हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने आके घर में रहना चालू कर दिया, घर में रहना शुरू कर दिया। ओके, देखो अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें एक और सवाल पूछता है कि जब ये जो घर ये तामीर हो गया था, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस वक्त आके कितने आर्टिकल्स को आके इन्फोर्स किया गया था। ओके, कितने आर्टिकल्स आके इन्फोर्स हुए थे उस दिन बोल के एक सवाल पूछता है, ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। तो कितने आर्टिकल्स हुए थे बोले तो 15 आर्टिकल्स आके इन्फोर्स किया गया था। ओके, आप इसे किस तरह से समझेंगे बोले तो अगर आपका घर तैयार हो गया तो उसमें आके आप लोगों ने कुछ चीज़ें आके इस दिन रख दी। ओके, ये जो दिन है 26 नवंबर 1949 को आप लोग आके कुछ चीज़ें आके आपके घर में उस दिन रख दी। ओके, देखो यूपीएससी का एग्ज़ाम हमें डिफ़िकल्ट क्यों लगता है बोले तो ये आगे इससे भी आगे सवाल पूछता है। ओके, ये सवाल तो पूछता है, इससे भी बढ़ चढ़ कर सवाल पूछता है। देखो एक सवाल पूछा गया है, देखो ये ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है यूपीएससी में। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 को। ओके, देखो कितना मुश्किल सवाल है। ओके, कि क्या बोल रहा है बोले तो इस दिन आके इसमें से कौन सा आर्टिकल आके इन्फोर्स किया गया था बोल के ये सवाल पूछता है। इसलिए मैंने आके आप लोगों के लिए यहाँ पर वो आर्टिकल्स भी लिख दिए। ओके, 15 आर्टिकल्स तो हुए, लेकिन उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स भी पूछ लेता है यूपीएससी एग्ज़ाम में। आपको ये पूछता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल आके इस दिन आके इन्फोर्स किया गया। ओके, तो ये आर्टिकल्स भी देख लो आप, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, यहाँ पर देखेंगे हमारा आंसर क्या होने वाला है। कौन सा आर्टिकल आके इन्फोर्स किया था बोले तो आर्टिकल 5। ओके, आर्टिकल 5 इन्फोर्स हुआ था, देखो यहाँ पर आर्टिकल 5। ओके, देखो एक और सवाल भी पूछता है, ये भी आके इंपॉर्टेंट है। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने जब अपनाया था तो उसमें लास्ट में कितने मेंबर्स थे बोल के पूछता है। तो कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे। उसमें से आके कितने वुमेंस थे बोले तो 15 वुमेंस थे। और इसमें फाइनली कितने लोगों ने साइन किया बोल के ये भी पूछता है। तो 284 लोगों ने, 284 मेंबर्स ने आके इस दिन आके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या इस कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया। ओके, कितने लोगों ने, 284 मेंबर्स ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस पे आके साइन किया। ओके, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है बोले तो दिल्ली में है। ओके, दिल्ली में आके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली में पार्लियामेंट है ना, वहाँ पर है। ओके, कहाँ है अरे यहाँ पर देखो ये मिल गया। ओके, यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने लोगों ने साइन किया बोल के पूछता है। तो 284 मेंबर्स ने आके साइन किया। और ये आके देखो ये आके इंपॉर्टेंट कमेटी से, मैं आपको शायद पहले बताना भूल गया, ये सारी चीज़ें ये आके इंपॉर्टेंट कमेटी से ये आके आपको अच्छे से याद करके जाना है। ओके, देखो मैं जानता हूँ कि ये आके थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट था इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा होगा, लेकिन अब हम आके फैक्ट्स देख लेते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट आपको सवाल मिल जाते हैं। ओके,
चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे देख लेते हैं। ओके, देखो अभी अभी हमने ये टाइमलाइन देखा था। ओके, अभी अभी हमने ये टाइमलाइन देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था। ओके, ये आगे टाइमलाइन आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आके जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारे आके आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, देखो ये जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ये आके लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटस से बना लाया गया था, जिसका मतलब है कि टू सेटअप या फिर टू एस्टैब्लिश। ओके, किसी भी चीज़ की बुनियाद रखना या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत करना या किसी भी चीज़ को एस्टैब्लिश करना ही कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ओके, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया पहली बार किसने दिया बोले तो एम.एन. रॉय ने दिया। ओके, अभी अभी हमने पढ़ा था। ओके, एम.एन. रॉय ने दिया 1934 में। ओके, आई.एन.सी. ने मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आके इसे आके ऑफिशियली डिमांड कर दिया कब, 1935 को। ओके, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके आगे फादर कौन है बोले तो इसके आगे चीफ आर्किटेक्चर कौन है बोले तो इसके चीफ आर्किटेक्चर आके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। ओके, इसे इन्हें आके फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ओके, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैक्स ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है बोले तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है बोले तो हमने आके बहुत सारी कंट्रीज़ को स्टडी करने के बाद उसमें जो भी अच्छी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंक्लूड किया था। ओके, इसीलिए इसे बैक्स ऑफ बोरोइंग्स बोला जाता है। बोरोइंग्स मतलब किसी से लेना। ओके, हमने बहुत सारी चीज़ें आके बहुत सारी कंट्रीज से ली थी, इसीलिए इसे आके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बैक्स ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है। ओके, हमने लास्ट टाइम सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था, वो आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही इसी वजह से आके इसे बैक्स ऑफ बोरोइंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कंट्रीज से ली थी। ओके, देखो हमने ये भी देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे किसे बोलते बोले तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता और 26 जनवरी को आके रिपब्लिक डे बनाया था। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसे ही आके संविधान दिवस भी बोलते हैं, इसी आके नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं। ओके, देखो लॉ से ये याद आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे आके मदर ऑफ इंडियन लॉ भी बोला जाता है। ओके, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को मदर ऑफ इंडियन लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो लॉ है, लॉ मतलब कानून की माँ। ओके, कानून की माँ आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है। ओके, कानून की माँ मतलब इंडियन कानून की माँ किसे बोला जाता है बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है। ओके, तो मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है बोले तो भीकाजी रुस्तम कामा। ओके, इन्हें आके मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ऐसा क्यों है बोले तो इन्होंने ही सबसे पहले आके हमारा जो तिरंगा था वो लहराया था। ओके, हमारा जो तिरंगा था इन्होंने ही, जो फॉरेन कंट्री था उसमें आके इन्होंने ही सबसे पहले हमारा तिरंगा लहराया था। ओके, तो इसीलिए आके इन्हें आके मदर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ओके, ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रख लेना। ओके, देखो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे। ओके, ये आके बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये अच्छे से आप याद रख लेना। ओके, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर को, उसमें आके 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। ओके, अब जाके आके इतने आर्टिकल्स, इतने पार्ट्स और इतने शेड्यूल हो गए। ओके, ये किस तरह से हुए बोल के मैं आपको जब पार्ट्स पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। ओके, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कि लेंथीएस्ट या फिर लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कि वर्ल्ड्स का, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा क्यों है बोले तो इसमें आके सबसे ज़्यादा वर्ड्स है। ओके, इसमें आके सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं, हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आके सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं। ओके, तो इसीलिए आके इसे आके वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ओके, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा बोल के एक सवाल पूछा जाता है, तो ये आके कौन लिखे बोले तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, इन्होंने ही आके ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल बुक है ये आके इन्होंने ही लिखा है। ओके, ये आके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आके हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ओके, देखो ये जो 42nd अमेंडमेंट है इसे आके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, हम ये जो 42nd अमेंडमेंट है इसे आके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ऐसा क्यों है बोले तो इसमें आके तकरीबन 59 आर्टिकल्स आके ऐड किए थे। ओके, तकरीबन 59 आर्टिकल्स आके 42nd अमेंडमेंट में हम लोगों ने ऐड किए थे। ओके, तो इसीलिए आके इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये अमेंडमेंट कब हुआ बोले तो 1976 में हुआ। ओके, और जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 को आके मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, हम ये जो पार्ट 3 है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आके ये पार्ट 3 है, ये जो पार्ट 3 है इसे आके मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। देखो ऐसा क्यों है बोले तो इसमें आके फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ओके, पार्ट 3 में आके फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, इसीलिए आके इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, तो आर्टिकल 32 को आके हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। देखो ऐसा क्यों है बोले तो इसमें आके फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ओके, अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स को आके हम कोई नहीं दे रहा हमें तो इस आर्टिकल के तहत हम आके उसे आके लड़ सकते हैं या फिर उसे उसके ये आर्टिकल का इस्तेमाल करके हम आके हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है।
और प्रियम्बल को आके सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और आके वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आके सुप्रीम कोर्ट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट को वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। देखो ऐसा क्यों है बोले तो हम जो ये सुप्रीम कोर्ट है इसकी जिम्मेदारी है कि जो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोई फेर बदलाव ना हो। ओके, ऐसे इसमें कोई भी फेर बदलाव ना हो जो कि इंसानों के लिए या फिर जो कि इंडियंस के लिए आके कोई ऐसी लॉ ना बने, ऐसा कानून ना बने जो कि इंडियंस को नुकसान करे। तो इसीलिए आके वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आके सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। ओके, देखो ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये आके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आसानी हो इसलिए सारे फैक्ट्स आके यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। ओके, अगर आप ये PDF भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे आप आके सपोर्ट करें। ओके, आपको सपोर्ट कैसे करना है बोले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितने भी आपके दोस्त हैं वहाँ तक आके इस वीडियो को पहुँचा देना है। ओके, जितने भी आपके दोस्त हैं या फिर जितने भी आपके टेलीग्राम में ग्रुप हैं या फिर व्हाट्सएप में ग्रुप हैं वहाँ तक आके ये वीडियो पहुँचा देना है। ओके, देखो जब आप सपोर्ट करेंगे तभी आगे वीडियोस आने वाली हैं। ओके, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कोई वीडियो देखने वाला ही नहीं है तो मैं वीडियो किस लिए बनाऊँ। ओके, अगर कोई देखने वाला ही नहीं है तो मैं वीडियो किस लिए बनाऊँ। ओके, खामा इतनी मेहनत किस लिए करूँ। ओके, अगर देखो ये सारे आके इंटरनेट में आपको मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आके आपको गूगल में या कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको समझाने वाला नहीं है। ओके, किस तरह से पढ़ाई की जाती है ये आके आपको कोई समझाने वाला नहीं है। जितने भी यूट्यूब पर देख लेना कुछ ना कुछ बकवास ही करने वाले हैं, खामा आपका टाइम बर्बाद करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बेहतर जानते हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दिस GS50 सुपर सीरीज इज़ एक्सपायरिंग टुडे, सब्सक्राइब इमीडिएटली टू एंजॉय कंटिन्यूड सर्विस। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहे तो आप भी आगे मुझे सपोर्ट करें। ओके, चलो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।